हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दीर्घ तथा सूक्ष्म केंद्रक किसका मुख्य लक्षण है? पहला विकल्प है पेरामीशियम तथा वर्टिसिला। दूसरा है ओपेलिना तथा निक्टोथाइरस। तीसरा है हाइड्रा तथा बेलेंटिडियम। और चौथा और आखिरी विकल्प है वर्टिसिला तथा निक्टोथाइरस। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि दीर्घ और सूक्ष्म केंद्रक किसका मुख्य लक्षण है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में तो बच्चों, जो जगत प्रोटिस्टा के क्या होते हैं, जगत प्रोटिस्टा के सिलिएटा वर्ग के जो सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, सिलिएटा वर्ग के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों में क्या पाया जाता है? दो केंद्रक उपस्थित होते हैं या द्विकेंद्रकीय यह होते हैं। दो केंद्रक कौन कौन से? एक होता है छोटा केंद्रक जिसे लघु केंद्रक भी कहते हैं, और दूसरा होता है वृहद केंद्रक या कह सकते हैं यहाँ पर दीर्घ केंद्रक। क्या होता है? लघु या लघु के, और दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ केंद्रक। तो बच्चों, जो लघु केंद्रक होता है यह किसके लिए होता है? कायिक कार्यों के लिए। जो कायिक कार्य होते हैं उनको लघु केंद्रक क्या करता है? नियंत्रित करता है। और दीर्घ केंद्रक जो होता है यह जनन से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है पेरामीशियम और वर्टिसिला। यह दोनों ही किसके सदस्य हैं? सिलिएटा के सदस्य हैं। अतः इनमें दीर्घ एवं सूक्ष्म केंद्रक उपस्थित होते हैं, तो यही हमारा उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा विकल्प है ओपेलिना तथा निक्टोथाइरस। तो बच्चों, यह विकल्प यहाँ पर गलत है, क्योंकि ओपेलिना जो है यह सिलिएटा का सदस्य नहीं है। इसके बाद सी है हाइड्रा और निक्टोथाइरस। और बच्चों, हाइड्रा जो होता है यह पोरीफेरा संघ का सदस्य होता है। पोरीफेरा संघ के सदस्यों में द्विकेंद्र की अवस्था नहीं होती है, तो यह गलत होगा। और डी है वर्टिसिला और निक्टोथाइरस। तो बच्चों, वर्टिसिला और निक्टोथाइरस दोनों ही क्या होते हैं? सिलिएटा वर्ग के सदस्य होते हैं। अतः इनमें भी क्या पाया जाता है? द्विकेंद्र की अवस्था होती है, यानी कि दीर्घ केंद्रक और लघु केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न के दो उत्तर होंगे, ए और डी। आशा करते हैं ये उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।